And here we go. This is CA Rishabh Rora, your mentor for concept mapping. कैसे हो राजा? बहुत दिनों बाद दिखा ना, याद आई या नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं सह लूं अगर याद नहीं आई तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो राजा बढ़ते हैं आगे टू द अनदर सेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थ्योरी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी हमारी जान खा जाती है। बिल्कुल राजा, आप ध्यान दो, एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। देखो नॉर्मली आप ये समझते हो कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 4 चीजें आती है। बैलेंस शीट, आप एक मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा जो आप बोलते रहते हो, आई जस्ट टेल यू, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी नहीं रहता राजा। दिस इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट रहता है, किसका रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब ध्यान दो, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें लगता है कि भाई साहब 11th में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग, वो इंसान बनाता है जो गुड्स में डील करता है, गुड्स में ट्रेड करता है, और उसके इनडायरेक्ट खर्चे कहां चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक बंदा जो सर्विस सेक्टर में है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट कंपनीज लाइक रिलायंस गुड्स में भी ट्रेड करता है, रिलायंस सर्विसेज भी देता है। गुड्स में ट्रेड कैसे? रिलायंस पेट्रोलियम। सर्विस में कैसे ट्रेड? जियो। परफेक्ट, ये दोनों में ट्रेड करता है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब रिलायंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, या आप बोल सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें वो दिखाता है सबसे बड़ा हेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? अपनी देसी भाषा में, अगर गुड्स में हो तो सेल्स, और अगर सर्विस दे रहे हो तो प्रोफेशनल फीस या कोई भी तरह का चार्जेस, ठीक है। क्लियर? ये हो जाता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इसके नीचे सारे के सारे एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेस, सब इसी अकाउंट के अंदर चलते हैं। तो याद रखना, कंपनीज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कुछ चिड़िया नहीं रहती है, यहां सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। यहां तक सबको क्लियर है? अब नोट्स टू अकाउंट्स क्या रहता है? सर बैलेंस शीट में दिख रहा है फिक्स्ड एसेट्स, एग्जांपल के लिए बैलेंस शीट में दिख रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। वर्थ फिक्स्ड एसेट दिख रहे हैं, वर्थ 240 करोड़। क्लियर? आप एक इंसान की इच्छा है, जो इन्वेस्टर है, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लाइक इन्वेस्टर, क्रेडिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट, इन सब की इच्छा है कि भाई साहब वो ये 240 करोड़ का ब्रेकअप देखे कि भाई साहब इसमें लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है। तो ये ब्रेकअप कहां मिलेगा? ब्रेकअप कहां मिलेगा मतलब इधर ध्यान दो, ब्रेकअप कहीं नहीं मिलेगा, यहां के ब्रेकअप की बात करें। सर ब्रेकअप ऑफ दिस 240 करोड़ विल बी गिवन इन दिस नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स क्या है? बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फिगर्स है उन सब का ब्रेकअप है कि ये फिगर कहां से आया। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? परफेक्ट। अब सर ये तो आपने बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रहता क्या क्या है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है? ये आपको समरी ऑफ अकाउंट्स देता है ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। क्लियर? रिफ्लेक्टिंग, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या रहता है? एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। परफेक्ट। कौन सी तारीख को? एक सर्टेन डेट, नॉर्मली अपन कौन सी लेते हैं? ईयर एंड, एंड एक इनकम स्टेटमेंट शोइंग रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। परफेक्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है? ये समरी ऑफ अकाउंट्स है, किसका? बिजनेस एंटरप्राइजेस का, जो रिफ्लेक्ट करता है उसके एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। और उसके अलावा वो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताते हैं? इनकम ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड, लेट्स टेक फॉर अ ईयर। ठीक है राजा? यस। अब मैंने इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो मैंने कवर की है। ठीक है राजा? यस सर। चलो अब सर
आपने ये तो बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो। परफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बैलेंस शीट। आपको बाय हार्ड होनी चाहिए, आपकी बुद्धि में आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है राजा, मेरे को याद है। अब आपका चेक करते हैं, आप मेरे साथ में लर्न करोगे। परफेक्ट। पहले एक तो स्क्रीनशॉट लो। सर आपने आजू बाजू क्यों लिखा है? बेटा ये है तो ऐसा टेक्निकली, पहला आपका इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आएगा, उसके नीचे एसेट्स आएंगे। परफेक्ट। बट मैं चाहता था बच्चे एक ही में देख ले, इसलिए मैंने साइड बाय साइड कर दिया। वैसे ये एसेट इसके नीचे लगेंगे। ठीक है, तो ये पूरी बैलेंस शीट बन जाएगी। सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, एवरीवन विथ मी। सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर क्या आएगा आपका? शेयर होल्डर्स फंड। आई रिपीट, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसके पहले सबसे क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद सर शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजें, उसमें से हमको याद कौन से रखने? 2। सर ये याद रखना है या नहीं रखना है? आपने नहीं भी रखा तो चलेगा। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड अगर आपको याद नहीं भी रहा तो ये। परफेक्ट। बिकॉज जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने मोटा मोटी हटा दिया है, ये पॉइंट में हटाना भूल गया। आई एम एक्सेप्टिंग, ये पॉइंट में हटाना भूल गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में पहला है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल कितने तरह के रहते हैं? एक है आपका इक्विटी और दूसरा है आपका प्रेफरेंस। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सर आ रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखो बेटा, आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि आपको समझ जाना चाहिए आपको कौन से रिजर्व इंपॉर्टेंट है। हमने पूरा तिथि पुराण पढ़ा, बिल्कुल यस सर अपन ने पढ़ा। इंपॉर्टेंट रिजर्व कौन से? सर एक जनरल रिजर्व है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तीसरा कैपिटल रिजर्व है, चौथा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, बहुत रेयर आता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इतने रिजर्व आपने पढ़े हैं, इसमें से डीआरआर आपके एनकाउंटर नहीं किया है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। परफेक्ट। तो अब है तो बहुत सारे नाम के रिजर्व। परफेक्ट। बट आपको कितने पता होना चाहिए? जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जिसमें से आगे हम ये पढ़ने वाले हैं एसपीआर किस किस पर्पस के लिए यूज होता है, कैपिटल रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, रिजर्व और प्रोविजन के बीच में क्या फर्क है, आगे पढ़ेंगे इसी सेशन में। परफेक्ट। फिर सर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। याद है आपको शेयर कैपिटल में एंट्री ले लेते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना? अब सपोज पैसा आता गया, ईयर एंड हो गया, आपने अभी तक शेयर तो अलॉट किए नहीं, मतलब आपने पहली एंट्री मारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की एंट्री नहीं मारी अभी तक। तो कैसे पूरा का पूरा पैसा आ चुका है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बट मेरी सेकंड एंट्री मिसिंग है अभी तक, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। तो कहना है से शेयर एप्लीकेशन मनी हैज बीन रिसीव्ड बट अलॉटमेंट इज पेंडिंग। परफेक्ट। तो वापस से पहला इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर सर शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर शेयर होल्डर फंड के बाद आ जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर उसके नीचे नॉन करंट लायबिलिटी। अब सर याद कितनी रखनी है? 2। बहुत बड़ी लिस्ट है लेकिन 2 याद रखनी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर नॉर्मली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब क्या होता है? बैंक लोन। बैंक लोन इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग। डिबेंचर, जिनका अमाउंट, वो अमाउंट जो कब पेएबल है? 12 महीने के बाद। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में बैंक लोन नॉर्मली आपको कंसीडर करना है। बैंक लोन कैसा? प्रोजेक्ट लोन ले लिया, लोन या बैंक लोन इज नॉर्मली लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है। अब डिबेंचर इज अ लोन, मैं मान रहा हूं, बट वो अमाउंट जो 12 महीने के बाद पे करना है इज अ लॉन्ग टर्म। सर बैंक लोन में भी वो अमाउंट जो 12 महीने के बाद पे करना है वो आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग। सर 12 महीने से कम जो लोन का अमाउंट देना है इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, दैट इज नोन एज माय शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और एक नाम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी समझते हैं। सर करंट लायबिलिटी क्या होता है? वो अमाउंट जो 12 महीने के बाद पेएबल है या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेएबल है। परफेक्ट। आई रिपीट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन करंट लायबिलिटी? वो अमाउंट जो 12 महीने के बाद पेएबल है या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेएबल है, वो क्या बन जाते हैं? आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय करंट लायबिलिटीज? वो अमाउंट जो 12 महीने या 12 महीने के पहले देना है या 1 ऑपरेटिंग साइकिल। सर एक बार लिख के बता दीजिए, 1 मिनट दो बेटा, लिख देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन करंट लायबिलिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय करंट लायबिलिटी? सर नॉन करंट लायबिलिटीज आर द अमाउंट पेएबल
आफ्टर 12 मंथ्स और 1 ऑपरेटिंग साइकिल। सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है आगे समझेंगे, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय करंट लायबिलिटी? अमाउंट पेएबल विदिन 12 मंथ्स और 1 ऑपरेटिंग साइकिल, और 1 ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है राजा। यस, वो 10 नहीं है, वो 1 है, ठीक है। लिख दे तो अच्छे से, नहीं तो कोई बोलेगा कुछ तो भी लिखे। वो अमाउंट जो पेबल है आफ्टर 12 मंथ्स या 1 ऑपरेटिंग साइकिल इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, और जो अमाउंट आपका पेबल है 12 महीने से पहले या 1 ऑपरेटिंग साइकिल से पहले, दैट इज नोन एज अ करंट लायबिलिटी। तो वैसे ही लोन का अमाउंट जो 12 महीने के बाद देना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो 12 महीने के लिए पहले देना है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब सब प्रोविजन क्या है? एक इनकम टैक्स प्रोविजन आपने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में। प्रोविजन एक ऐसे प्रोविजन है जो पेबल है शॉर्ट टर्म। इनकम टैक्स प्रोविजन इज एग्जांपल। इनकम टैक्स का प्रोविजन इज अ अमाउंट जो मुझे पे करना पड़ता है नॉर्मली विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। परफेक्ट, इज एज गुड एज इनकम टैक्स पेबल। क्लियर? मैं लिंक कर रहा हूं इसको कैश फ्लो से क्योंकि आप कैश फ्लो पढ़ के आए हो, ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है। सर ट्रेड पेबल में क्या आता है? राजा ट्रेड पेबल में आता है क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ये आपका कहां आ जाएंगे? क्रेडिटर्स। आपको इनकम टैक्स का प्रोविजन कहां दिखता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। आगे बढ़ते हैं। सर नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है? राजा नॉन करंट एसेट में पहला आता है फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट म्हणजे क्या? वो एसेट जिनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें है टैंजिबल लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो इनको प्यार से पता है क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। सर इंटेंजिबल एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो इनका बेनिफिट। टैंजिबल एसेट को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। परफेक्ट। और एसेट मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जिनका कुछ ना कुछ बेनिफिट है टू द ऑर्गेनाइजेशन। परफेक्ट। अब सर आगे बढ़ते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा सब आ जाएंगे। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट जहां मेरा इंटेंशन टू सेल इज आफ्टर 12 मंथ्स। 12 महीने के बाद बेचूंगा, इच्छा हुई तो, नहीं तो नहीं बेचूंगा। दैट इज मार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट मैं 12 महीने के पहले बेच दूंगा मेरे क्या बन जाएंगे? करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज, स्टॉक वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर एंड बिल रिसीवेबल। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया है लाइक 12 मंथ से कम समय के लिए, तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म। मैंने अपने साले को लोन दिया, क्या मेरा साला मेरे को रिपे करेगा बहुत जल्दी? नहीं सर, तो वो लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस हो गया। क्लियर? मैंने अपने किसी दोस्त को दिया, पैसा लेके मानेंगे, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस। ठीक है राजा? देखो रिश्ते रिश्ते में फर्क पड़ जाता है तो उसका क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है? यस सर। तो सर एक बार मेरे साथ में बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट आपको याद होनी चाहिए। पहला इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर सर आएगा पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर आपका आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आएगा सर नॉन करंट लायबिलिटी, वो अमाउंट जो 12 महीने के बाद या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेएबल है, जिसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा। ये किसका पार्ट हो गया? करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में तीसरा एडिशन हो गया ट्रेड पेएबल। परफेक्ट। बट व्हेन आई कम टू एसेट्स, एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन करंट एसेट, पहला है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर टैंजिबल, इनटैंजिबल। परफेक्ट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब नॉन करंट का करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का शॉर्ट टर्म हो गया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एम आई क्लियर ऑन दिस गाइस? ये बैलेंस शीट प्लीज याद करना, बिकॉज ये आपके बैलेंस शीट का बोलते हो ना मेजर हेड, या आप बोल सकते हो हेड। ठीक है? और ये आपके सारे के सारे सब हेड्स हो गए। क्लियर?
तो करंट लायबिलिटी इज द हेड, उसके सब हेड ये हो गए, ये हेड है, ये उसके सब हेड हो गए। करंट एसेट्स ये हेड है, ये इसके सब हेड है, ये हेड है, ये इसके सब हेड हो गए। क्लियर? हेड्स को क्या बोला जाता है? मेजर हेड। परफेक्ट। सब हेड्स को क्या बोला जाता है? माइनर हेडिंग। हेड मतलब हेडिंग्स, मेजर हेडिंग, माइनर हेडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसलिए बैलेंस शीट आपको याद होनी चाहिए राजा। ठीक है, यस। अब बढ़ते हैं आगे। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? देखो बेटा, इट्स वेरी क्लियर कट। एक बात समझो, व्हेन आई टॉक अबाउट रोल्स रॉय, रोल्स रॉय इज अ कार मेकिंग कंपनी। यस सर। एक कार बनाने में 6 महीना लगता है। परफेक्ट। एक कार बनाने में 6 महीना लगता है। पहले अपन साइकिल समझते हैं। मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, मैंने कैश से रोल्स रॉय बनाने के लिए मटेरियल खरीदा। परफेक्ट। वो मटेरियल को मैंने फैक्ट्री में डाला और मैंने उस मटेरियल से रोल्स रॉय बना ली। परफेक्ट। अब रोल्स रॉय मेरे पास रेडी हो गई। परफेक्ट। रोल्स रॉय रेडी हो गई। अब रोल्स रॉय को मैंने फिनिश गुड्स के नाम से उधार में बेच दिया। कहां में बेच दिया? उधार में बेच दिया। फिर मेरा उधार का पैसा मुझे मिल गया। दिस इज नोन एज अ वन ऑपरेटिंग साइकिल। वापस से रिपीट करते हैं। मेरे पास रोकड़ा पड़ा हुआ है, मैंने रोकड़े से पहले रॉ मटेरियल खरीदा। ठीक है, मैंने रोकड़े से पहले रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल को मैंने फैक्ट्री में डाला और फैक्ट्री में डाल के मैंने इससे फिनिश गुड बनाया। क्या बनाया? फैक्ट्री में प्रोसेस होगा। हां, कार बनाने के लिए कुछ प्रोसेस करने पड़ते होंगे, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होंगी। फिर रोल्स रॉय रेडी हो गई, आरआर। अब रोल्स रॉय को मैंने क्रेडिट में बेच दिया। क्लियर? सर अगर कैश में बेचूंगा तो ऑपरेटिंग साइकिल आपका एंड हो जाएगा। अगर आपने फिनिश गुड को कैश में बेच दिया, अगर आपने फिनिश गुड को कैश में बेच दिया, सो सॉरी गाइस, बीच में कुछ आ गया। अगर आपने फिनिश गुड को कैश में बेच दिया तो ऑपरेटिंग साइकिल एंड हो गया। अगर आपने उधार में बेचा तो जिसको उधार में बेचा उसका नाम क्या है? डेटर, ट्रेड रिसीवेबल। फिर जिस दिन वो आपको पैसा दे देगा उस दिन आपका क्रेडिट ऑपरेटिंग साइकिल एंड होगा। तो सर इंग्लिश में एक बार बता दो। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड एंड रियलाइजिंग द अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ फिनिश गुड इज नोन एज वन ऑपरेटिंग साइकिल। वापस से, कैश पड़ा था, रॉ मटेरियल परचेज किया। कैश पड़ा था तो कैश से क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में डाला, फिनिश गुड बनाया। फिनिश गुड को अगर मैं कैश में सेल करूंगा तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल एंड हो जाएगा। अगर मैं क्रेडिट में बेचूंगा तो जब मेरे को एक क्रेडिट का पैसा रियलाइज हो जाएगा तब मेरा एक ऑपरेटिंग साइकिल एंड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। परफेक्ट। वापस से, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, सेलिंग ऑफ फिनिश गुड एंड गेटिंग द अमाउंट रियलाइज्ड इज नोन एज वन ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अभी आप कहीं पे भी ऑपरेटिंग साइकिल डेफिनेशन पढ़ लोगे आपको समझ जाएगा। डायग्राम आपके लिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस। परफेक्ट। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर शेयर कैपिटल जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या आता है? पहला आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। या आप शेयर कैपिटल चैप्टर में पढ़ते हो, मैंने तीव्र बैच में बहुत तगड़े लेवल से कवर किया हुआ है। पहला आप ऑथराइज शेयर कैपिटल में पढ़ते हो, फिर हम पढ़ते हैं इशूड शेयर कैपिटल। पहला ऑथराइज, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कैन रेज फ्रॉम पब्लिक इन रिटर्न ऑफ देयर शेयर्स। इशूड मतलब आज कितनी इच्छा है, एंड सब्सक्राइब मतलब जनता ने कितनी इच्छा रखी। क्लियर? पब्लिक ने कितने शेयर्स लिए। परफेक्ट। अब सब्सक्राइब के अंदर पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कोई शेयर फुल्ली पेड अप कब बनेगा? जब उसका फेस वैल्यू कंप्लीटली कॉल्ड अप है, फेस वैल्यू पूरा का पूरा कॉल्ड अप है, और फेस वैल्यू जो आपने कॉल्ड अप किया वो पूरा का पूरा आपको रिसीव हो चुका है। तभी हो जाके क्या बनेगा आपका? तभी हो जाके आपका बनेगा फेस वैल्यू सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ठीक है राजा? यस। अब सर सब्सक्राइब्ड एंड नॉन फुल्ली पेड क्या हुआ? बेटा कुछ लोग आपको पैसा नहीं देते मंगवाने के बाद भी, तो नॉट फुल्ली पेड अप में आता है और उनके कॉल्स इन अरियर्स यहां से माइनस होते हैं। और याद रखना, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस फुल्ली पेड अप में ऐड होगा, कॉल्स इन अरियर्स यहां से माइनस होगा। ठीक है? यस। चलो अब सर डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। एक सेकेंड इसका स्क्रीनशॉट लो आप।
ले लिया स्क्रीनशॉट राजा? यस सर। चलो अब सर प्रोविजन और रिजर्व समझते हैं एक बार, ठीक है। प्रोविजन क्या रहता है सर? प्रोविजन हम प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से बनाते हैं। हमें जब लग रहा है फ्यूचर में कोई एंटिसिपेटेड लॉसेस है, फ्यूचर में कोई एंटिसिपेटेड लॉसेस है, तो हम उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। परफेक्ट। हमें यह नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन डुबाने वाला है, बट मुझे यह लग रहा है कि मेरा 10% डेटर पैसा डुबा सकता है, तो मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट कर लूंगा। ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज अ चार्ज। प्रॉफिट हो या ना हो, आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो, बट रिजर्व इज अ अप्रोप्रिएशन। रिजर्व कब क्रिएट होगा? जब प्रॉफिट रहेगा तभी रिजर्व क्रिएट होगा, अदरवाइज रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। ठीक है राजा? यस। आगे बढ़ते हैं। सर एसपीआर का यूज क्या क्या है? राजा एसपीआर का यूज क्या क्या है? एक सेकेंड गाइस। अब सर एसपीआर कहां का यूज होता है? ध्यान दो राजा। एसपीआर यूज होता है फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। जब आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू करते हो तब एसपीआर आता है। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आपने शेयर इश्यू करते हो, कुछ नुकसान या एक्सपेंस हो रहे हैं, वो हम एसपीआर से नेट ऑफ कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉइज को सस्ते में शेयर इश्यू किए अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो भाई साहब आप शेयर्स का जो खर्चा है वो एसपीआर सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किए हैं, लाइक इनकॉर्पोरेशन, कंपनी चालू करने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं, अगर आपने ऐसे एक्सपेंस कुछ किए वो भी आप एसपीआर से सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपको अपने खुद के शेयर्स बायबैक करने हैं एट प्रीमियम ऑल्सो, तो जो प्रीमियम आप पे करोगे वो प्रीमियम आप इससे सेट ऑफ कर सकते हो। इज एज गुड एज इश्यू करते हो मेरे को प्रीमियम मिला था, जब मैं बायबैक कर रहा हूं तो मैं प्रीमियम दे रहा हूं। परफेक्ट। इश्यू कर रहा था तो प्रीमियम एसपीआर में गया था, बायबैक करते वक्त प्रीमियम दूंगा तो भी एसपीआर से जा सकता है। एंड फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है राजा, यहां तक सॉलिड है। अब सर कैपिटल रिजर्व कब कब क्रिएट होता है? परफेक्ट। सर कैपिटल रिजर्व इज अ कैपिटल प्रॉफिट जो कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब ये कब कब क्रिएट होता है? नॉर्मली जब आप कोई फिक्स एसेट पे फायदा होता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डालते हुए आप कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ना डालते हुए आप कहां डाल सकते हो? कैपिटल रिजर्व में। चौथा केस, आप अगर कोई बिजनेस को सस्ते में खरीद रहे हो तो जो फायदा है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। बेटा ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओ, चाहो तो आप कैपिटल रिजर्व में लेके आओ, बट ये दोनों कंपलसरी है। जब भी आप शेयर री इश्यू करते हो, अगर कुछ फायदा है तो यहां पे आएगा, और अगर आपने कंपनी को सस्ते में खरीदा, कोई बिजनेस को सस्ते में खरीदा है, तो उसका फायदा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब जितने भी बेटा इन सबके आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं एंड आपको ये लर्न करना है गाइस। ठीक है, ये थियरी इंपॉर्टेंट थी यहां पे। ठीक है राजा, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सी यू, बाय, टेक केयर, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और जितना थियरी मैंने पढ़ा है उसको दिमाग में फीड करके जाना, आप इजीली एक्सेल कर लोगे इन दिस चैप्टर। बहुत सारी थियरी होगी बट ये इंपॉर्टेंट थियरी है इसकी। ठीक है राजा, चलो सी यू, बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ।